नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग पार्ट वन में देखे थे, नेशनल इनकम का डिफिनीशन हम लोगों ने देखा और उसमें दो तीन पॉइंट्स हम लोगों ने चर्चा सेट किया था। साधन लागत क्या है, बेसिक्स प्राइस क्या है, मूल कीमत क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, तो इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया है बेसिक चीज़ें। और आज हम लोग मेन पॉइंट्स पर आएंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है और कितने प्रकार के राष्ट्रीय आय होते हैं, उनका क्या क्या यूजेज है और किससे वो इम्पैक्ट होते हैं। तो इन सभी बातों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग कल का परिभाषा से फिर से एक बार शुरू करते हैं नेशनल इनकम पर। ये नेशनल इनकम हम लोग देखे थे कि किसी देश की राष्ट्रीय आय वह आय होती है जो एक निश्चित अवधि में यानी एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादित अंतिम मूल्य को राष्ट्रीय आय हम लोग कहते हैं। उदाहरण के रूप में थोड़ा सा और समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा सेकेंड हैंड साइकिल बेच रहा है, तो सेकेंड हैंड साइकिल बेच रहा है तो उसका राष्ट्रीय आय में कैलकुलेशन होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझ लें हम लोग। तो आप देखेंगे कि अगर कोई बंदा अपना सेकेंड हैंड साइकिल बेच रहा है तो वो राष्ट्रीय आय नहीं है। लेकिन यदि उसमें उसे दलाली मिला हो, किसी बीच वाले मीडिएटर्स को दलाली मिल गया हो साइकिल में, जैसे मान लीजिए कि उसने 4,000 का साइकिल खरीदा था, बेचा 1,000 में, और जो 1,000 में बेचवाया उसका साइकिल, उसको 200 रुपया का दलाली मिल गया हो, 100 रुपया खरीदने वाले से ले लिया, 100 रुपया बेचने वाले से मिल गया, तो जो 200 रुपया वो कमाया उस साइकिल पर मीडिएटर, वो उसका राष्ट्रीय आय हो जाएगा। जबकि बेचने वाले का कोई राष्ट्रीय आय नहीं है। उसको उसको तो 4,000 का मिल गया था, 1,000 में बेच दिया, वो राष्ट्रीय आय में कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। तो ये हम लोग समझ पा रहे हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और चीज़ों को। नेशनल इनकम जो होते हैं वो मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग जीडीपी को देखें, हिंदी में इसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद इंग्लिश में इसी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीनों वर्ड्स का मीनिंग भी समझ लें। ग्रॉस का क्या मतलब होता है, सकल का मतलब क्या हो गया, सकल का मतलब होता है टोटल। ग्रॉस को हिंदी में हम लोग सकल कहते हैं। सकल, सकल इसका नाम है, सकल। सकल का मतलब है टोटल। डोमेस्टिक का मतलब हो गया घरेलू हिंदी में, और इसी को थोड़ा सा इकोनॉमिक की भाषा में देखिए तो ये है इंटरनल इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि एक देश का जो बाउंड्री है उसके अंदर जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो डोमेस्टिक है। तो डोमेस्टिक का मतलब है इंटरनल इकोनॉमिक एक्टिविटी से। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने जितना भी उस देश में गुड्स प्रोड्यूस किया या कोई भी सर्विस हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो। और फाइनल ये उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को कहते हैं, फाइनल को कहते हैं। फाइनल का मतलब क्या होता है, नो प्लेस फॉर वैल्यू एडिशन, और उसमें कोई और पैसा नहीं लगने वाला है। नो वैल्यू फॉर फाइनल एडिशन। तो ये हम लोग को नो वैल्यू फॉर फाइनल एडिशन के लिए मतलब यहाँ पर देख रहे हैं नो प्लेस फॉर वैल्यू एडिशन, मतलब अब दाम उसमें और एडिशन का और मूल्य वृद्धि की कोई संभावना नहीं है, वो फाइनल है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जीडीपी क्या होता है, जीडीपी ग्रॉस इंटरनल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो सकल घरेलू उत्पाद किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद उस देश के एक वित्तीय वर्ष में कुल आंतरिक आर्थिक गतिविधि जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को शामिल करते हैं। तो ये हम लोग सकल घरेलू उत्पाद को समझ पाए। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, यानी ये आपको समझना है कि किसी देश की बाउंड्री है, एक देश की सीमा, जहाँ तक उसकी भौगोलिक बाउंड्री है, उस देश की सीमा के अंतर्गत एक साल में, 1 ईयर्स में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को कहते हैं। देश की सीमा में विदेशी भी काम करते हैं, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे यहाँ काम करती हैं और हमारे देश के लोग भी काम कर रहे हैं। तो ये हमारे देश में यानी हमारे देश की सीमा में विदेशी जो कार्य कर रहे हैं और हमारे देश के लोग कार्य कर रहे हैं, सभी का इंटरनल इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम होता है। तो इस तरह से हम लोग जीडीपी निकालते हैं, एडिशन करते हैं। यूजेज जरा देखो तो इससे ग्रोथ रेट पता चलता है। ग्रोथ रेट का मतलब
जैसे मान लीजिए कि किसी साल हम लोग पिछले साल में मान लेते हैं जीडीपी 100 था हमारे देश का, नेक्स्ट ईयर हम लोग देखते हैं 107 हो गया, इसका मतलब है क्या 7% का हमारा वृद्धि हो गया। तो इस तरह से हमको ग्रोथ रेट इससे ज्ञात होता है। यूँ चीज़ पहला चीज़ आप देख रहे हैं कि जीडीपी से हम लोग ग्रोथ रेट देख पाते हैं कि हमारा नेगेटिव में जा रहा है या पॉजिटिव में जा रहा है। तो ये आपको जीडीपी से पता चलता है। लास्ट ईयर का जीडीपी या किसी साल को हम लोग कांस्टेंट किए हैं उसके द्वारा हम लोग निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ये जो जीडीपी होता है इससे हमें मात्रात्मक मूल्यों को पता चलता है, गुणात्मक नहीं पता चलता कि देश में मानव संसाधन किस तरह से यूज हो रहा है या उस देश में वास्तव में उस देश के लोगों के द्वारा कितना उत्पादित हो रहा है, ये नहीं पता चल पाता। तो यानी गुण का पता नहीं चल पाता है, बस हमें ये पता चलता है कि उस देश के अंदर इंटरनल इकोनॉमिक एक्टिविटी इतने रुपए का हो रहा है या इतने डॉलर का हो रहा है, बस ये हम लोग को पता चल रहा है। लेकिन उस देश के अंदर गुण का नहीं पता चलता है कि उस देश में कितना परसेंट बेरोजगारी को कम कर दिया जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट को किस प्रकार से जीडीपी कम कर पा रहा है, ये नहीं सोच पा रहा है। या हमारे देश के लोग कितने लगे हुए हैं काम में, ये नहीं बता पा रहा है। बस आपको टोटल ग्रोथ दे देगा। हो सकता है कि एसीआई ज़्यादा हो रही हो, उस देश में मल्टीनेशनल कंपनियां ज़्यादा फायदा कमा रही हैं और वो मल्टीनेशनल कंपनियां बनाकर लेके बाहर चले जाएंगी। तो वास्तव में देश का जो गुणात्मक है, गुणात्मक स्वरूप का पता नहीं चल पाता है। तो इस प्रकार से देखेंगे क्वांटिटी मात्रात्मक पता चलता है। नेक्स्ट देखेंगे, इससे हम लोग को कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स का पता चलता है। कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब कि पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी, ये क्या है? पीपीपी परचेजिंग खरीदने की, परचेजिंग पावर खरीदने की क्षमता, शक्ति, क्रय शक्ति पता चल रहा है। पैरिटी, पैरिटी का मतलब होता है तुल्यता। तो इस तरह से आप देखेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर हम विश्व के देशों का जीडीपी के हिसाब से तुलना कर पाते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे कि भारत का पीपीपी में 3rd रैंक है वर्ल्ड में, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भारत का 3रा स्थान है, चाइना का नंबर 1 है, यूएसए का नंबर 2 है, 3rd नंबर पर हमारा देश आता है परचेजिंग पावर पैरिटी में। तो इससे कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स का पता चलता है। पीपीपी भी आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, भटक जाऊंगा फिर किसी को बताने लगे। चलिए हम लोग और देखेंगे और इससे क्या आपको पता चलेगा। पीपीपी के बाद यहाँ आपको एक्सचेंज रेट के आधार पर भी पता चलेगा। एक्सचेंज रेट, ऑपरेटेड एक्सचेंज रेट, प्रचलित एक्सचेंज रेट का भी आप यहाँ से तुलना कर सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्सचेंज रेट के हिसाब से अगर तुलनात्मक अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो भारत 6ठे रैंक पर। तो ऑपरेटिंग एक्सचेंज रेट में आपको यूएसए नंबर 1 पर मिलेगा, यहाँ आंकड़ा बदल जाएगा, यूएसए नंबर 1 पर आ जाएगा, चाइना नंबर 2 पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका भारत 6ठे नंबर पर दिखेगा। तो इस तरह से कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स के द्वारा, कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स के का अध्ययन जीडीपी के माध्यम से हम लोग कर पाते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग जान लिए। नेक्स्ट हम लोग और आए, जरा देखें एनडीपी क्या है। एनडीपी पर हम लोग आते हैं। एनडीपी क्या होता है, इस पर जरा ध्यान देखिए। एनडीपी क्या है? जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद आ गया, कैलकुलेट कर दिया, उसमें किसी वस्तु को, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई मशीन ही ले लिया या कोई मकान बना लिया, मकान बनाया, सकल घरेलू उत्पाद उसमें खर्च हुआ, उसमें से हम लोग डिप्रीसिएशन, मकान की क्षति निकालें। या कोई मान लीजिए कि गाड़ी बना लिए, कार बना लिए, कार को जैसे जैसे हम लोग यूज करेंगे, 1 साल 2 साल, जैसे जैसे हम लोग यूज करते जाएंगे उसमें घिसावट आएगा। घिसावट से मतलब टूट फूट रहेगा, कमी आती जाएगी, गाड़ी में कमी आती जाएगी। तो जो डिप्रिसिएशन, जीडीपी में से अगर डिप्रिसिएशन को घटा दें, घिसावट को घटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद मिल जाएगा। तो इससे हम लोग शुद्ध घरेलू उत्पाद पता कर पाते हैं। और डिप्रिसिएशन कौन ज्ञात करता है? तो ये देखेंगे
कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय डिप्रिसिएशन तय करता है। जैसे जैसे मान लीजिए एक मकान है, मकान का आयु इंडिया में किसी भी मकान का आयु देखते हैं 100 वर्ष मान लिया जाता है, एस्टिमेट कर लिया जाता है कि मकान का लाइफ 100 वर्ष है। कॉमर्स और इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री ने भारत के मकान के लिए प्रति वर्ष 1% गिरावट करता है, यानी हर साल 1% मकान के रेट में गिरावट आ जाएगी। तो इस तरह से देखते हैं कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वस्तु पे गिरावट के दर को निर्धारित करती है। हर देश का अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि हर देश में डिप्रेशन का एक ही रेट चल रहा है। जैसे इंडिया में देखेंगे भारी वाहन जो 6 चक्के से ज़्यादा है, वर्ष 2002 में 6 चक्के से ज़्यादा वाले जो भारी वाहन हैं उनमें गिरावट की दर 40% कर दिया गया। पहले 20% था, उसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किसी वस्तु के गिरावट का दर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री तय करती है, और इसके द्वारा अगर जीडीपी में से हम लोग डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो हम लोग शुद्ध घरेलू उत्पाद में जाते हैं। ऐसे एक और उदाहरण, जैसे मान लीजिए बिजली का पंखा का सरकार ने तय किया है कि उसका हर साल 10% मूल्य में गिरावट आ जाती है, यानी एक पंखा का लाइफ टाइम 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स में वो पंखा डिप्रिसिएशन फुल हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखते हैं किसी वस्तु में से डिप्रिसिएशन को हटा दीजिए तो एनडीटी मिल जाएगा। अब इसका फायदा क्या है, यूजेज क्या है? तो डिप्रिसिएशन से आप देखते हैं किसी भी आइटम का कितना ह्रास की क्षमता है, उसमें क्षय की क्षमता ज्ञात करते हैं, कितना उसमें टूट फूट होता है उसकी क्षमता को बताता है एनडीटी, शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसके द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेकेंड पॉइंट में देखेंगे R&D लिखे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अनुसंधान और विकास कार्यों को वर्क करने का एनडीटी वर्क देता है। एनडीटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कार्य देता है ताकि अच्छा से अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए। जैसे मान लीजिए कि पंखा है, बहुत हाई क्वालिटी का बनाया जाए जिससे उसका डिप्रिसिएशन रेट घट जाए और ज़्यादा ड्यूरेबल हो, टिकाऊ हो, या कोई मशीनरी है तो उसका अच्छा से अच्छा मशीन बनाया जाए जिससे उसका डिप्रिसिएशन रेट घट जाए, ज़्यादा दिन तक चले। तो ये एनडीटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंस टेक्नोलॉजी को भी वर्क देता है कि गिरावट की दर को कम से कम किया जाए, सामान को अच्छा से अच्छा बनाया जाए। तो ये हम लोग को एनडीटी वर्क दे देता है। फिर आप देखेंगे इसका कॉम्परेटिव इकोनॉमिक्स में ज़्यादा यूज नहीं है। इससे आप ये नहीं बता सकते हैं, मान लीजिए कि वेस्टर्न कंट्री है, उनका सामान बहुत ड्यूरेबल है तो उनका डिप्रिसिएशन रेट कम है, हमारा डिप्रिसिएशन रेट ज़्यादा है। तो इसलिए आप देखेंगे एनडीटी से कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स हम लोग नहीं कर पाते, तुलनात्मक अर्थव्यवस्था में इसका उपयोग नहीं हो पाता। तो इस तरह से हम लोग एनडीटी को भी समझ चुके हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है ये समझ गए। नो यूज फॉर द कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स में इसका यूज नहीं कर पाते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीएनपी क्या है। जीएनपी देखेंगे जीडीपी है, जीडीपी में से जो हमारे देश में फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, फॉरेनर्स जो काम कर रहे हैं उनको हम लोग माइनस कर देते हैं, और जो इंडियन विदेश में काम करने गए हैं, ओवरसीज मतलब विदेश में काम करने गए हैं, उनके आय को हम लोग इसमें जोड़ देते हैं। तो जीडीपी में से फॉरेनर्स को हम लोग माइनस कर देते हैं, और जो हमारे देश के लोग विदेश में काम करने गए हैं उनको जोड़ देते हैं, और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं हमें जीएनपी प्राप्त हो जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन हमें प्राप्त हो जाता है, जीएनपी प्राप्त हो जाता है। अब जैसे इसका इम्पैक्ट देखें तो क्या क्या जीएनपी को प्रभावित कर देता है। तो सबसे पहली बात है प्राइवेट रेमिटेंस। इसको हम लोग प्राइवेट रेमिटेंस को क्या कहते हैं, निजी प्रेषण कहते हैं। निजी प्रेषण, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे इंडियन फॉरेन में काम कर रहे हैं तो वहाँ से वो प्राइवेट रेमिटेंस इंडिया कंट्री को भेज रहे हैं, इंडिया कंट्री को प्राइवेट रेमिटेंस भेज रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे प्लस ये होगा कि हमारा जीएनपी बढ़ जाएगा। अभी जैसे आप देखेंगे प्राइवेट रेमिटेंस प्राप्त करने में
हमारा देश वर्ल्ड में नंबर 1 है। 2018 के आंकड़ा हैं, उसमें आप देखेंगे 2019 अप्रैल 2019 में प्रस्तुत किया गया, और भारत जो है 80 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने वाला प्राइवेट रेमिटेंस में नंबर 1 कंट्री है। सेकेंड नंबर पर चाइना आता है जिसका 67 अरब डॉलर है, यानी 67 बिलियन डॉलर चाइना का है। इसी प्रकार से तीसरे नंबर पर मैक्सिको और फिलीपींस आते हैं, 34 बिलियन डॉलर है उनका। तो ये प्राइवेट रेमिटेंस प्राप्त करने वाला हमारा देश इस मामले में आप देखेंगे नंबर 1 पर है। ऐसे ही हमारे देश से बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कंपनियां कार्य कर रही हैं या फॉरेनर्स हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं, वो हमारे देश से अर्न कर कर अपने देश में प्राइवेट रेमिटेंस भेजेंगे, तो वो हम लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, वो आपको जीएनपी पर असर पड़ेगा। इसी प्रकार से देखेंगे विदेशी ऋणों का ब्याज, विदेशी ऋणों का जो ब्याज है, एक्सटर्नल लोन्स और इंटरेस्ट ऑफ द एक्सटर्नल लोन्स, तो हमारा देश क्या कर रहा है, बहुत सारे विश्व बैंक से, एशिया डेवलपमेंट बैंक से, तमाम आईएमएफ से लोन लिया है, तो लोन लिया है तो क्या करना पड़ेगा, इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पे करेगा तो जीएनपी पर प्रभाव पड़ेगा, जीएनपी हमारा कम होगा। या हम लोग मान लीजिए कि किसी देश को लोन दिए हैं, भारत किसी देश को लोन दिया है, तो उससे उन देशों से लोन इंटरेस्ट प्राप्त करता होगा, तो उससे जीएनपी पे प्रभाव पड़ेगा, यहाँ जीएनपी प्लस आएगा। तो इस तरह से आप देख पाएंगे इसमें। हालांकि इस केस में हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक्सटर्नल लोन ज़्यादा लिए, बाहरी लोन हम लोग ज़्यादा लिए हैं, तो इस पर जीएनपी पर इसका नकारात्मक प्रभाव है, निगेटिव इफेक्ट है। विदेशी ग्रांट जरा से देख लीजिए, एक्सटर्नल ग्रांट जिसको हम लोग विदेशी अनुदान कहते हैं। यदि कोई देश, यानी जैसे मान लीजिए विश्व बैंक, आईएमएफ, ये सब हम लोगों को अगर ग्रांट दे रहा है तो ये भारत के जीएनपी पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। लेकिन यदि भारत सरकार किसी को ग्रांट दे रहा है तो जीएनपी पर हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो ये हम लोग समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से आप प्रभाव देखें। अब जरा सा यूजेज में हम लोग देख लें तो आप देखेंगे कि ये क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटेटिव भी है, गुण को भी पता चलेगा, ये बताएगा भारत में कितना ह्यूमन रिसोर्स यूज किया जा रहा है, कितने लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, भारत के लोग कितना विदेश में रोजगार कर रहे हैं, या अपने देश में कितना भारतीय कितने रोजगार में हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको बता रहा है। तो इस तरह से आपको क्वालिटेटिव जानकारी मिल रहा है। अर्थव्यवस्था का यहाँ पर आपको गुणात्मक तस्वीर दे रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे आंतरिक शक्तियों के साथ ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट, यहाँ पर हमने लिखा है ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट। अब इससे क्या, ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट क्या है? ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट का मतलब है कि हमारा देश बाहरी दुनिया से कितना जुड़ा हुआ है, बाहर से हम कितना रेमिटेंस प्राप्त कर रहे हैं, या हमारे देश से दूसरे देश कितने रेमिटेंस प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ जीएनपी आपको ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट भी दिखाएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है बिहेवियर ऑफ द प्रोडक्शन, उत्पाद का व्यवहार आपको क्या है कि भारत वास्तव में भारत कितना उत्पन्न करता है। तो ये आपको बिहेवियर ऑफ द प्रोडक्शन, यहाँ पर उत्पादन के व्यवहार को समझने में सहयोग करता है। फिर देखेंगे दूसरे देश से हमने कितना ऋण लिया है और दूसरे देश को कितना ऋण दिया है। ये डेबिट और क्रेडिट नेचर ऑफ द कंट्री जीएनपी का ज्ञात, जीएनपी से ज्ञात होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी इसका नेशनल इनकम पर इम्पैक्ट है। ये सभी नेशनल इनकम है। अब नेक्स्ट देखिएगा एनएनपी क्या होता है। जीएनपी में से अगर हम लोग डिप्रिसिएशन को, घिसावट को घटा दें, यानी टूट फूट जो हो रहा है उसको हम लोग घटा दें, तो एनएनपी ज्ञात हो जाता है। एनएनपी ही वास्तव में शुद्ध राष्ट्रीय आय है। तो एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है। हालांकि ये तो सारे अभी हम लोग जितना बात की वो सब राष्ट्रीय आय ही, नेट नेशनल प्रोडक्ट इसको कहते हैं, सब आपको देखेंगे चारों तो नेशनल इनकम ही है ना ही, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा विशुद्ध रूप से ये एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय आय हमें प्रदान करता है। तो यूजेज ये हो गया। और सबसे मैंने बात कर दी दिया कि एनएनपी राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका, ये परीक्षा में आ जाए कि राष्ट्रीय आय में सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि जिससे एनआई ज्ञात करें, नेशनल इनकम ज्ञात करते हैं, तो एनएनपी
आप लोगों को लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से एनएनपी का देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय निकालने में भी यूजेज, जैसे मान लीजिए कि किसी देश का हम लोगों ने एनएनपी कैलकुलेट कर लिया और उस कैलकुलेशन में हम लोग टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, तो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो जो हमको रिजल्ट प्राप्त होता है वो उस देश का प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग चारों नेशनल इनकम को देखें, उसका इम्पैक्ट देख लिए, यूजेज देख लिए, और एनएनपी भी आपको क्या बताएगा, क्वांटिटेटिव विद क्वालिटेटिव, यानी मात्रात्मक के साथ गुणात्मकता को भी व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से हम लोग नेशनल इनकम का चारों समझ लिए। अब हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है।